नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डेली सुबह 11 बजे पीईटी का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि ज़बरदस्त क्लास आपकी होती है। ये स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग, बार कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेहतर तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है। चलिए सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, है ना। चलिए, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए लाजवाब इनमें से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में यहाँ पर क्या किया था, ले लिया था। तो आपसे कह रहा है जो अवंतीबाई आपकी हैं ये कहाँ से हैं, ये जो हैं वो आपकी कहाँ से हैं। तो आप कहेंगे सर ये थी आपके रामगढ़ से। रामगढ़ जो कि ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, है ना। देखा जाए तो 1857 की क्रांति में प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। ये 1857 की क्रांति में क्या हो गई थी, ये शहीद हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत किया था। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत किया था। इसको ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए टू को ऑप्शन देखिए यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, जो कि गांधी जी का ये नारा था कि भैया लड़ाई मत करो, है ना, बिना भेदभाव के यहाँ पर लड़ना। ये ऑप्शन जो आपका है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सभी का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था। शेर बलिया के नाम से जानते थे, किसे जानते थे। चलिए गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चल रहा है। चलिए शेर बलिया के नाम से दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग सबका जवाब सही है। ये है आपका, इनका नाम है चित्तू पांडे, है ना। चित्तू पांडे जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चित्तू पांडे की अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था 1942 में, कितने 1942 में इन्होंने समानांतर सरकार की यहाँ पर कह सकते हैं भूमिका निभाई थी, घोषणा किया था। और दोस्तों याद रखिए चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार, क्या है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी हुई मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। वेरी वेरी आईएमपी आपका क्वेश्चन। हमने बताया है कि देखिए आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है ही नहीं है ना। तो भैया आप क्वेश्चन देखते होंगे बार बार वही घूम फिर के रिपीट होकर आपके हमेशा मिलते रहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब लगभग सबका सही है। कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो हम ऑप्शन को आपको यहाँ पर लॉक करते हैं, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको बनवाया था, है ना। लगभग 3 मंजिलें, यहाँ पर 3 मंजिल बनवाया था आपके इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह जो तुगलक था इसने 5वीं मंजिल आपका निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। और जिम्मेदारी जब होती है जब कोई बड़ा होता है, क्यों भाई, जिम्मेदार वो होता है जब बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो बड़ा इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर इनमें से जो बड़ा है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1935 का अधिनियम है सबसे बड़ा है। 1935 में क्या हुआ था कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था और आपके द्वैत प्रांत यहाँ पर समाप्त किया गया था। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, है ना, प्रांतों के लिए कि उनके हित के ही काम करें। इसलिए आपको जवाब देना है यहाँ पर 1935 दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन देना है। जवाब देखिए यहाँ पर हो जाएगा महा उपनिषद। क्या, महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम दिया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। क्या, धरती ही परिवार होता है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की जो संख्या होती है वो 108 आपकी है ना। और वृहद जो सबसे उपनिषद आपका होता है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि माना जाता है कि गौतम अर्थात सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर रहे और शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे।
देखिए यहाँ पर जो आप कंसर है, आप कंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बोध गया जाने से पहले इन्होंने 6 साल कड़ी परिश्रम किया था। और यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है आपका प्रयाग बोधि, क्या हो जाएगा, प्राग बोधि, प्राग बोधि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने 14 साल राजगीर और नालंदा में बिताए थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना, पूर्णिमा के दिन हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ये जो चीनी यात्री आया था इत्सिंग, इसने क्या किया था कि 3 वर्ष ठहरा था और संस्कृत सीखा था, लेकिन कहाँ पर ठहरा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नालंदा होगा, ताम्रलिप्त होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा होगा वो लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ताम्रलिप्ति, याद रखिएगा कि जो ताम्रलिप्ति है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि इत्सिंग जो कि चीनी यात्री था, है ना, तो ये ठहरकर ताम्रलिप्त में संस्कृत सीखा था। ये दोस्तों जब भारत आया था तो ये क्या था, सुमात्रा और श्रीलंका होते हुए ये ताम्रलिप्त पहुंचा था, और यहाँ इन्होंने 3 वर्ष तक रहकर संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना अर्थात स्थापना जो की वो किसने की थी। हम कहते हैं कि आप लोग डेली मॉडल पेपर लगाइए, आपको नए नए क्वेश्चन जो मिलते हैं ना, जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे थ्योरी में। ऐसा नहीं कहते किताबों में नहीं लिखा है, किताबों में लिखा होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी आप लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है। इसलिए कहते हैं जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने बताया है कि सफलता का एक ही मात्र मूल चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि भैया जो सिलेबस आपका है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये क्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाते हैं तो उतने ज़्यादा आपको सिलेक्शन करीब आपका होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको लगाना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन लगभग लगभग सबका आ गया है। याद रखिएगा भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका जो संस्थापना किया था ये है आपका बिपिन चंद्रपाल है। कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिपिन चंद्रपाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे कहेंगे कि शाहजहां के समय जो आया था, है ना, शाहजहां के समय आया था। याद रखिएगा यहाँ पर शाहजहां के समय कौन कौन आया था। चलिए पीटर मुंडी आया था, पीटर मुंडी तो इसमें है नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो आपका सी वाला है, औरंगजेब के समय मनुची आया था, औरंगजेब के समय मनुची वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपका है कौन, यहाँ पर है जहांगीर, जहांगीर के समय थॉमस रो आया था और कैप्टन हॉकिंस आया था। तो ये आपका हुआ। अकबर के समय देखा जाए तो अकबर के समय कौन आया था, सर थॉमस स्टेफेंस यहाँ पर आया था। तो ऑप्शन आपका सी वाला बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है। अब आप देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन आपका है हमेशा पूछा ही जाता है। आप देख पाएंगे कि रेडक्लिफ रेखा जो आ रही है वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि सर ये बताइए कि आपके चीन के साथ कौन सी रेखा होती है, तो चीन के साथ होती है मैकमोहन रेखा। कौन होती है, मैकमोहन रेखा होती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आती है आपकी डूरंड रेखा आती है। यहाँ पर एक रेखा आपकी होती है जीरो रेखा, है ना, क्या होती है, जीरो रेखा। हम आपसे पूछे कि सर जीरो रेखा जो होती है क्या आप यहाँ पर भारत और बांग्लादेश लगा सकते हैं क्या। क्यों भैया, अगर हम आपसे पूछें कि जो आपकी जीरो रेखा होती है वो बांग्लादेश और भारत के बीच है, या आप कहेंगे कि बांग्लादेश और आपके कह सकते हैं जो आपका त्रिपुरा है, शुद्ध क्या लगाएंगे यहाँ पर बताइएगा, त्रिपुरा वाला शुद्ध हो जाएगा या आपका भारत करेंगे। तो आप कहेंगे सर जीरो रेखा जो आपकी है वो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा के साथ लगती है। हम भारत जरूर कहेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में त्रिपुरा आता है तो आप पहले प्राथमिकता त्रिपुरा को ही दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि 2 राज्यों मध्य प्रदेश और कहाँ से होकर बहती है। तो भैया केन नदी जो आपकी है ना, केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली ये नदी है दोस्तों। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना, वेरी गुड। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है इन वनों में पेड़ों की ऊंचाइयाँ 60 मीटर या इससे अधिक होती हैं। इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
हमने कहा था सर जब सदाबहार वन की बात करें तो आप कहेंगे सर सदाबहार वन आपके भारत में दो जगह पाए जाते हैं, एक तो आपको केरल राज्य में मिल जाएंगे, है ना, याद रखिएगा केरल राज्य में मिल जाएंगे, और यहाँ पर मेघालय में मिलेंगे। ये केरल वाला जो आपके भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से ये उष्ण मतलब उष्ण हो जाता है, और ये जो आपकी कर्क रेखा के पास होता है तो ये कहीं ना कहीं ये तो उष्ण होगा नहीं, ये शीतोष्ण में आ जाएगा, सम में आ जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर बारिश होती है 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 200 के ज़्यादा ही होती है, तो जहाँ भी बारिश होती है 200 सेंटीमीटर लगभग, है ना, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया है। क्लियर है ना। और देखिए सभी जितने भी शेर शेरनी जुड़े हैं सबके जवाब सही आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर सफलता मिल रही है। हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है भैया कि किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित, है ना, जो लघु हिमालय है वो शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जानते हैं। तो ये ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर दून के नाम से जानते हैं। क्या दून के नाम से जाना जाता है, देहरादून जैसे आपका हो गया, है ना, जितने भी दून के नाम से हैं वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों में मिलेंगे। जो भी आपके दून नामक के आपके मिलेंगे वो मिलेंगे लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। महिला लिंगानुपात सबसे कम है, आप कहेंगे सर सबसे कम जो आपका है ये कहां पर हो जाएगा, तो एक ही आपका यहाँ पर राज्य है, कौन सा, हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है 879, ठीक है, 879 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे 912, ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण की बात किया है, यहाँ पर विदेशी परिसंपत्तियों की बात नहीं किया है। अगर विदेशी परिसंपत्तियां होती तो हम कहते हैं कि सर यहाँ पर देखिए कि स्वर्ण कोष भी है, विदेशी परिसंपत्तियां हैं, तब आपका 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात किया है सिर्फ आपके स्वर्ण कोष की, तो स्वर्ण कोष आपको दोस्तों याद रखिएगा 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो भैया जो खरी खरी नोटी आते हैं ना, करेंसी नोट आते हैं, ये नहीं छप पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास मशीन है और छापते रहे छापते रहे छापते रहे, उसको भी यहाँ पर बायोडेटा देना पड़ेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, सब कुछ बढ़िया आ रहा है समझ में। चलिए अगला पॉइंट बताइएगा। पॉइंट आपसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। भैया आपसे कह रहा है सहकारी कृषि के विभाग का समर्थक, ये दोस्तों जो आपके हैं कौन, चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा कहलाते हैं। याद रखिए चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे दोस्तों, याद रखिएगा। और ये आपके सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। आपको बताना है कि सर नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है, नीली क्रांति होती क्या है, तो आप कहेंगे सर नीली क्रांति में मछली पकड़ी जाती हैं, अर्थात मछली पालन अर्थात मत्स्य पालन जो होता है ये नीली क्रांति से होता है। अगर आपसे पूछे सर जी नीली है तो काली क्रांति में क्या होता है, आप कहिए सर काली क्रांति में क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो होता है आपके काली क्रांति से होता है ना। यहाँ पर अगर गोल्डन फाइबर बात कर दे, क्या गोल्डन फाइबर, तो आप कहेंगे जूट उत्पादन होता है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति पूछ ले तो आप डेयरी और दूध उत्पादन कह देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में 8 कोर सेक्टर में से किसे शामिल नहीं किया गया है। 8 कोर सेक्टर में मतलब 8 क्षेत्र होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कोर सेक्टर में माने जाते हैं, जो कि एक प्रकार से ढांचा होता है। और इसमें दोस्तों देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर रसायन जो आपका है इसमें से नहीं होता है। तो ये 8 कोर क्षेत्र जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो दोस्तों कोयला होता है, उर्वरक होता है, विद्युत होता है, ठीक है ना। याद रहे स्टील हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, सीमेंट हो गया, उर्वरक हो गया, रिफाइनरी हो गई, ये इनमें से आपके आते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आप कहेंगे सर प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जैसे मछली पालन होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कहेंगे सर डेयरी उत्पादन जो होता है, दूध उत्पादन, ये भी आपका इसी में आता है। यहाँ पर कहेंगे सर जो कृषि क्षेत्र होता है ये तो आता ही आता है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है 20 नंबर में वो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3 इसका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए जो देश होते हैं विकसित देश होते हैं, क्या होते हैं, विकसित होते हैं, और एक होता है विकासशील। तो विकसित देश जो होते हैं उनमें प्राथमिक क्षेत्र का
अर्थव्यवस्था में कम योगदान, मतलब अब देखा जाए जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो इसमें अब कम योगदान रह गया है प्राथमिक का, अब हो गया है सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा अपने भारत में हो गया है। कहीं ना कहीं भारत आपका इस समय देखा जाए तो पहले के स्तर से कुछ न कुछ डेवलप किया है दोस्तों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की है, अर्थात जो समवर्ती सूची ली गई है आपके संविधान में, ये कहाँ से ली गई है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है कि समवर्ती सूची जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो गया, समवर्ती सूची। और हमने कहा कि समवर्ती सूची कहाँ से है, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर से नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चलिए यहाँ पर देखो दिया है भारतीय संसद जो आपका बनी है इनमें से क्या है, भारतीय संसद जो बनी है इनमें से क्या है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इतना भी फास्ट मत पढ़वाइए कि आपके दिमाग से पता भी न चले, है ना। कह रहे सर और थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, हम चाहें तो बहुत जल्दी पढ़ा देंगे लेकिन क्या फ़ायदा आपको मिलेगा बताइए। आपके दिमाग में और भी कुछ घूम रहा होगा तो हम फास्ट पढ़ाएंगे तो ये तो आपको समझ में आएगा नहीं, बाकी उड़ भी जाएगा, ठीक है ना। जब चीज़ को पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा उसको समझ के चलिए। इतना भी फास्ट हम पढ़ा नहीं देते हैं कि बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, और इतना भी स्लो नहीं पढ़ाते हैं कि आपको लगे कि नहीं हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा जब पढ़ाया करिए तो आपके पास टाइम ना हो तो बाद में देख लिया करिए, स्पीड बढ़ा के देख लिया करिए, ठीक है ना। हम तो अपनी स्पीड ऐसे ही बना के रखते हैं कि चाहे बच्चा नया हो चाहे पुराना हो चाहे जैसा हो, सबको लगे कि हाँ एक्चुअल में सब कुछ बराबर चल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है भारतीय संसद जो बनती है वो आपकी किससे बनती है। आप कहिए सर जो भारतीय संसद बनती है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। 23 नंबर में आपको जवाब देना है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। अगर इसको स्पीड से पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए संवैधानिक दिया गया है, संवैधानिक अर्थात संवैधानिक जो आपका संवैधानिक संशोधन है, क्या संवैधानिक जो संशोधन है ये 368 में होता है। 368 जो कि आपका कहाँ पर है, 4 में हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन आपका 280 में किया जाता है जो कि बहुत ही आईएमपी आपका है, यहाँ पर देखिए आपका 3 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल जो होता है 360 में होता है ना, ये जो आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं की वजह से ही जो आपका राज्यसभा है वो अपने आप को उच्च कहता है, तो यहाँ पर कहेंगे आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है भैया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 1 2 बनेगा, 4 3 1 2। और ये अनुच्छेद बिल्कुल आप क्या करिए, रट लीजिए, ये अनुच्छेद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे संशोधन पूछे चाहे वित्तीय। इस समय अखिल भारतीय सेवा बहुत पूछा जा रहा है, इस समय ट्रेंडिंग में जो भी एग्जाम होते हैं अखिल भारतीय सेवाएं बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के संबंध में कौन सा सही नहीं है। नियंत्रक मालिका परीक्षक के संबंध में कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। आप देखिए 24 नंबर में आप कहेंगे सर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं, क्या आयोग हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, नहीं। याद रखिएगा कि भैया राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा के जो आपका 2/3 बहुमत होता है उसी के माध्यम से हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 25 नंबर। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर, ये है आपका संथानम समिति। क्या हो जाएगा, संथानम समिति, जो कि ऑप्शन बनेगा आपके ए नंबर है। ये दोस्तों याद रखिएगा 1962 में, कितने में, 1962 में ये उनकी सिफारिश पर किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। धारा का एसआई यूनिट पूछा है तो कहेंगे धारा का होता है एम्पियर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। धारा क्या होता है, एम्पियर होता है ना। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो आप कहेंगे ओम होता है, ठीक है ना। अगर पूछे प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है तो आप कहेंगे ओम होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध का मात्रक ओम है ये जानते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है ना। मतलब कह रहा है जब बल विस्थापित होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक मानते हैं। ये स्थिति होती है जब बल की विपरीत दिशा होती है ना। याद रखिएगा जब बल की क्या हो, विपरीत दिशा होती है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी है, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO होता है, याद रखिएगा।
है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो भैया समुद्र के जल को क्या करते हैं, वाष्पित करते हैं, है ना। इसके बाद मिलता है आपको नमक, नमक जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा, नमक आपको याद रखना है, नमक मिलता है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग जो मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, तो आप कहेंगे पत्तियों में हरा रंग मिलता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। और पत्तियों में दोस्तों एक तत्व होता है मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम इसमें से पाया जाता है पत्तियों में, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे। जवाब देखिए 36 नंबर में, यहाँ पर जो आपका है नंबर ए नंबर आपका अनुपम बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुपम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या होता है, तो याद रखिए जो किसी का जो कह सकते हैं बहुत कम जानता है, जो बहुत कम जानता है अल्पज्ञ होता है, ठीक है ना। अनुयायी मतलब होता है जो किसी का अनुसरण करते हैं उसे अनुयायी कहा जाता है, और ज्ञानी कहते हैं जो किसी विषय का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इस विद्यालय में दाखिला लेना टेढ़ी खीर के बराबर है। तो भैया यहाँ पर आप कहेंगे सर टेढ़ी खीर के बराबर मतलब होता है, यहाँ पर कह सकते हैं टेढ़ी खीर होना मतलब इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भैया आप कहेंगे कठिन कार्य होना, ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि शब्द युग्म के सही अर्थवेद आपको चयन करना है। शब्द युग्म के सही अर्थवेद इनमें से कौन से हैं। शब्द दिए गए हैं अंबुज और अंबुद। देखो जा शब्द होता है जल से और दा होता है बादल से, सिंपल सी बात है। जल में उगता है कमल और दा है बादल, तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कमल और बादल इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद आपको बताना है। अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद इनमें से क्या होगा, जवाब दीजिए। चलिए, अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद पूछा गया है 39 नंबर में। अब दोस्तों यहाँ पर अन्वेषण का हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी नंबर है, अनुधन एषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन एषण, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, आप कहेंगे सर यण संधि है। क्या है, यण संधि है, क्योंकि हमने बताया था जब या के साथ और वा के साथ क्या हो जाए, आधा अक्षर हो जाए। जब या के साथ और वा के साथ आधा अक्षर होता है हमेशा यण संधि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है ऋजु का विलोम शब्द इनमें से क्या है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, आप कहेंगे सर ऋजु का होता है वक्र। क्या होता है, ऋजु का होता है वक्र होता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो वहीं पर सीधा का उल्टा होता है, सरल का कठिन होता है और त्रिकोण का षटकोण होता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है। चलिए बताना है कि जो चौक पूर्णा है ये भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, इसका ऑप्शन क्या होगा। आप कहेंगे सर चौक पूर्णा जो आपकी है ना, ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चौक पूर्णा में क्या होता है कि विशेष प्रकार से दोस्तों चित्र को रंगोली के माध्यम से यहाँ पर बनाई जाती है। धरती में बनाते हैं, कोई लोग दीवारों में बनाते हैं, है ना। इसमें से चावल और आटे का प्रयोग करके दीवारों या फर्श में डिजाइन और अच्छी तरीके से सजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। दोस्तों अगर आपको देखें कि संसद के बीच, है ना, क्या है, संसद के बीच अगर देखा जाए अगर बैठक होनी है तो इसके लिए कितना गैपिंग होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 2 सत्रों के बीच कम से कम आपके कितने, तो आप कहेंगे 6 माह। जो ऑप्शन दिया गया है आपका जवाब डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है। बताइएगा कि हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर हाफलोंग स्टेशन है और ये भारत के असम राज्य में है। असम राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है हाफलोंग हिल स्टेशन, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बर्मा की मुद्रा क्या है। बर्मा की मुद्रा पूछा गया है, बर्मा की मुद्रा इनमें से क्या है, इसमें से ऑप्शन देना है। देखिए दिया है बर्मा की, क्या दिया गया है, मुद्रा। और आप कहेंगे सर बर्मा की मुद्रा, तो बर्मा की मुद्रा दोस्तों म्यांमार को कहते हैं। वर्मा किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। तो म्यांमार की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड। यहाँ पर जल्दी से बताइए नंबर, यहाँ पर दोस्तों जो आपका आ गया है क्यात आ गया है, क्यात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये बर्मा जो आपका है अर्थात जो म्यांमार है कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1935 में ये आपका अलग हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों फ्रैंक जो आपकी है, फ्रैंक है ना, फ्रैंक जो आपकी है। और यहाँ पर दोस्तों क्रोनन दिया है, पेसो दिया है। पेसो जैसे आपकी अर्जेंटीना की हो गई है ना, अर्जेंटीना की जैसे आपकी हो गई, आपकी पेसो हो गई है। यहाँ पर दोस्तों क्रोनर जो आपकी क्रोना है ये आपके स्वीडन की आपकी हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो खजुराहो है भारत के किस राज्य में है, क्या जवाब देंगे, चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
टेक्स्ट बुक की बात मत करिए, टेक्स्ट बुक का सिलेबस उठा के देख लेना, ठीक है। टेक्स्ट बुक की बात तो करिएगा मत, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको गलत मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन भी गलत मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो हर चीज़ की बात मत किया करें। टेक्स्ट बुक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ब्रांड कहते हैं ना ऊंची दुकान का फीका पकवान, ठीक है। अपने आप में वो ब्रांड होगा, लेकिन याद रखिएगा उसके आप क्वेश्चन देखिएगा, आप अपना सिलेबस देखिएगा। ये हम नहीं कहते हैं, आपकी किताब कहती है, अपनी किताब से मिलान कर लेना, क्वेश्चन उसमें क्या रहते हैं और आपके उसमें होता क्या है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। और आप कहेंगे सर ये जो आपका है खजुराहो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए इसको, ऑप्शन सी नंबर मध्य प्रदेश आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब इसका आ रहा है। दोस्तों चंदेल साम्राज्य की राजधानी आपकी हुआ करती थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। देख सकते हैं कि विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हौसला अगर आपका हो, विश्वास अगर आपका हो और मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो भैया पेड एग्जाम में आपकी सोच से ज़्यादा नंबर आएंगे। बस यही है कि आपने कितना मेहनत किया है, अपने मेहनत को देखिए। नंबर तो अच्छे आएंगे जब आपने अच्छी मेहनत किया होगा, ठीक है। यहाँ पर विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। और पेड एग्जाम में जब अच्छे नहीं आ सकते तो मेंस एग्जाम की तो कोई सोच ही ना रखे, है ना, क्योंकि भैया पेड एग्जाम तो बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम है। यहाँ पर देखिए 66 का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारत के राष्ट्रपति जो रहे थे वो आपके 2002 से लेके 2017 तक, कब तक, 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति आपके रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 67 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। या देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर है आपको लॉक करना है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 जनवरी। क्या हो जाएगा, 25 जनवरी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। किस दोस्त को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका जापान, है ना। जापान जो आपका है उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जापान को उगते सूर्य की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले ही होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा गया है तो आप कहेंगे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ पर याद रखिए भारत सरकार का है, भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे कब शुरुआत की गई थी तो आप कहेंगे सर 1954 से इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। हम लोग यहाँ पर भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोग यहाँ पर क्या होगा, विश्व में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे और भी कुछ चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था शेरपा तेंजिंग जो कि भारत से थे, और सर एमंडसन हेलेरी जो कि आपके न्यूजीलैंड से थे, ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे आपके डेनिस टीटो। कौन है, डेनिस टीटो हो जाएगा। अगला है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो रॉबर्ट पेरी जो कि आपके अमेरिका के थे, ठीक है, रॉबर्ट पेरी जो आपके अमेरिका के थे। अगला दिया गया है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आपके रोवाल्ड एमंडसन जो कि आपके क्या है यहाँ पर नॉर्वे से थे, एमंडसन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था। वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति राइट बंधु। कौन है, राइट बंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति इनमें से कौन था। बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ पीडीएफ मिलेगा, लेकिन क्लास में पढ़ने से फायदा यह होता है कि 10-5 मिनट में रिवीजन हो जाता है। पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि पीडीएफ आप पढ़ें या ना पढ़ें, है ना। क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा,
चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो। याद रखिए, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय जो था वो मार्को पोलो था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों याद रखिए, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अनेक्जिमेंडर। क्या है? अनेक्जिमेंडर हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये है आपका यूचिरो म्यूरा, जो कि आपकी जापान के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कह रहा है। दोस्तों ये बताइएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखिए, नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि यूएसए के थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गार्गिन, जो कि आपके रूस से थे। अगला, अंतरिक्ष में तैरने वाला अर्थात चलने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था? तो दोस्तों इनका नाम है एलेक्सी लेनोव, जो कि आपके रूस के थे। अगला दिया गया है 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये 7 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं। दोस्तों याद रखिए, इनका नाम है जेरी रॉस हो जाएगा। अगला दिया है 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो दोस्तों ये नाम है चार्ल्स सिमोनसी। कौन? चार्ल्स सिमोनसी। अगला है कि ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व में कौन है? तो एडविन पावेल हबल। एडविन पावेल हबल हैं, ये विस्तार से ब्रह्मांड की परिकल्पना किया है। अगला है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने और पृथ्वी की चाल के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो निकोलस कॉपरनिकस था। याद रखिए, निकोलस कॉपरनिकस हो जाएगा। और अगला है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला विश्व का प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम है आर्थर एश। क्या नाम है? आर्थर एश हो जाएगा। और अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय इनमें से कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी बस तो ये सिकंदर है। कौन है? सिकंदर हो जाएगा। और अगला है चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे। और अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों याद रखिए जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। अगला है कि दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट स्वर्ण। कौन है? रॉबर्ट स्वर्ण हो जाएगा। और अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति दोस्तों। तो प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो ये है टॉम हिटकर है। क्या है? टॉम हिटकर है। और अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि एक विकलांग व्यक्ति था, लेकिन वो कृत्रिम पैर लगाकर वो देखा जाए तो आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम यहाँ पर व्यक्ति कौन था? बिना ऑक्सीजन के दोस्तों ये आपके पीटर हेबलर। कौन है? पीटर हेबलर हैं, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला है कि सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री, सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये आपका है गेरेमान स्तेनोविच तितो। ये सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला है गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों इनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। क्या नाम है? रिचर्ड ब्रांसन हो जाएगा। और अगला है सर्वाधिक क्या है? अंतरिक्ष यान सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर। तो दोस्तों इनका नाम है फेलिक्स बामगार्टर, जो कि 39 किलोमीटर ऊंचाई से ये क्या हुए थे? छलांग लगाए थे। अगला है कि अंतरिक्ष दुर्घटना का प्रथम शिकार अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका नाम है व्लादिमीर कोमारोव। ये आपके अंतरिक्ष दुर्घटना हुई थी, उसमें आपके पहले व्यक्ति यही रहे हैं। अगला दिया गया है संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया है। तो ये है बॉब डिलन। ये संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपके रोंटजन को दिया गया था, याद रखिएगा। रसायन विज्ञान में जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जाकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो सबसे पहले दिया गया था आपके बेहरीन, या आप कह सकते हैं कि एमिल एडोल्फ वान बेहरीन को दिया गया था। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो आपका था, ये दोस्तों याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये रैगनर फ्रिस एंड जन टिनवर्जन को दिया गया था। यहाँ पर देखिए विश्व में प्रथम महिला की अगर बात करते हैं, कह रहा है किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर किसी देश की महिला राष्ट्रपति एक मॉडल पेपर में मिला था, तो आप सभी लोग भंडार नायके लगा रहे थे।
अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जब आपसे राष्ट्रपति पूछे तो आपको बताना है कि मैरिया एस्टेला जो कि अर्जेंटीना की हैं, ये सबसे पहले विश्व की क्या प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। अगला है किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आप कहेंगे तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके एम भंडारनायके जो कि आपके श्रीलंका के थे। अगला है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों किसी मुस्लिम देश की, ये बेनजीर भुट्टो जो कि आपके पाकिस्तान से हो जाएंगे। अगला दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम सभापति कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला ये विश्व की थी। दोस्तों याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित, ये विश्व की ऐसी महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला सभापति बनी थी। अगला इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इनका नाम है थैचर। क्या है, थैचर हो जाएगा, मार्गरेट थैचर। अगला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है। बताइएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन है। तो ये है आपकी कैरोलिन, क्या नाम है, कैरोलिन मिकल्सन। ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। यहाँ पर दिया गया है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है। बताइएगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपकी जंको तोबेई जो कि आपकी जापान की। दोस्तों इनके यहाँ पर डेथ हो चुकी है ना, अभी दुनिया में नहीं है। अगला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला दोस्तों ये आपकी कौन है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि आपके रूस की हैं। अगला दिया गया है कि प्रथम महिला डॉक्टर, देखिए विश्व में प्रथम महिला डॉक्टर ये हैं एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो कि आपके अमेरिका से हैं। अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके एस भंडारनायके, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। तो दोस्तों याद रखिए प्रथम महिला है मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला ये है शिर्ले मेंटज हो जाएगा। कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी आपकी किम कैंपबेल। क्या, किम कैंपबेल हो जाएगा। तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये आपकी थी तांसु सिलर। क्या है, तांसु सिलर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली ये प्रथम महिला थी आपकी, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर गैरड्यूट एडली हो जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, कल की क्लास में पढ़ेंगे क्या, भारत में जो अन्य होते हैं, जैसे पहला परमाणु रिएक्टर बताइए, भारत की सड़क बताइएगा, पनडुब्बी बताना है, भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।